देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पहला सवाल है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो देखते हैं सवाल। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो हमें उसका क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा रिलेशनशिप जानते हैं सीपी और एमपी के बीच में, वो कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम कर देंगे 100% माइनस D% और यहाँ पे कर देंगे 100% माइनस लॉस परसेंट, है ना। जो हमारे को नुकसान होगा वो यहाँ से घटा देंगे और जो भी डिस्काउंट दिया है वो हम यहाँ से घटा देंगे। तो 100 में से देखिए मैं डिस्काउंट हमें उसने दिया है 40%, तो ये माइनस कर देंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे असल में हम। तो यहाँ से अगर 100% में से मैं 10% को माइनस कर दूँ, सॉरी यहाँ पे 20% का लाभ बोला है, तो यहाँ पे हम सिंपली प्रॉफिट परसेंट आएगा तो हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20% को मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो देखिए 100 में से 40 से 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120, है ना। परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज कट जाएगा जब भी हम रेशियो निकालते हैं या अनुपात निकालते हैं, तो 1:2, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है, तो अंकित मूल्य हमारे पास रेशियो में 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 2400 रुपये। तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 1200 रुपये। तो हमारे पास 1200, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल नंबर 2 है। तो देखते हैं हम सवाल। देखिए, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इस तरह के सवालों को करने से पहले आपको आय और बचत और खर्च का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए, जितनी मेरी आय होंगी उसे मैं इनकम आई से दर्शाऊंगा और उसी में से मैं एक्सपेंडिचर करूंगा और उसी से मैं सेविंग करूंगा। मतलब मेरी इनकम किसके बराबर है, खर्च प्लस बचत के बराबर है। तो देखिए हमें यहाँ आय दी है और व्यय या खर्च दिया हुआ है, तो इसका हम अनुपात निकाल लेंगे पहले, क्योंकि देखिए हम रियल डेटा से भी कर सकते हैं बट उससे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम समय में करना है। तो देखिए अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 19 बार जाएगा और ये 15 बार जाएगा। तो इनकम अगर मेरी 19 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो 4 बचा भी रहा हूँगा। ठीक है, तभी ये 19 के बराबर आएगा, है ना। देखिए आप कैलकुलेशन को सरल करने के लिए पीछे हम डबल जीरो मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अब उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही, तो मैं अगर 1900 का 18% निकाल लूँ तो यहाँ पे हम अपॉन में 100 ले लेंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे। 18 नाम 162, 16, 18 एकम 18, 18 6 24, 10 34, तो ये 342 का इंक्रीज यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसी तरह से व्यय में 12% की वृद्धि हो रही, तो देखिए हम यहाँ पे भी सिंपली 12% निकाल लेंगे, है ना। तो 12/100, 15 12 180। ठीक है, तो यहाँ पे 180 की वृद्धि हो गई। तो देखिए हम अब डायरेक्ट 342 में से 180 घटा लेंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक्सपेंडिचर इस तरफ आएगा तो इसमें से घटेगा ही अल्टीमेटली, तभी हमें सेविंग कितनी बड़ी है वो पता चलेगा। तो देखिए यहाँ से ये मैंने घटा लिया तो 162। ठीक है, तो देखिए 162 बड़ी होंगी, है ना। तो 162 का हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 162/400 और यहाँ पे मैं कर दूंगा 100 से इंटू, तो डबल जीरो 4 चौके 16, भाग नास्त्री का शून्य हो इतना। तो देखिए इस तरह से आपका सवाल जल्दी हो गया, है ना, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास तीसरा सवाल भी लाभ और हानि से है। तो देखिए हम इसे देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे उसे 440 रुपये का लाभ हो। तो
तो देखिए पिछले सवाल में भी मैंने बताया था कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है सीपी और एमपी का रेशो निकालने का। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो देखो सीपी होता है हमारे पास 100% माइनस डी परसेंट रेशो, यहाँ हो जाएगा 100% माइनस एल परसेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा 20%, और यहाँ पर 100 में से माइनस कर दूंगा 10%। तो ये देखिए ये 80 आ जाएगा हमारे पास और ये 90, मतलब सिंपली अगर हम रेशो देखें तो 8:9, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है, मतलब एमपी का दिया हुआ है 72K, ठीक है। तो मैं इसमें कर लूँगा 8 का इंटू, तो यहाँ पे भी 8 का अगर इंटू होगा तो 64K हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि 440 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो देखिए 64,000 में अगर मैं 440 जोड़ लूँ तो हो जाएगा हमारे पास इतना, है ना। और अंकित मूल्य है हमारे पास 72,000, तो हम इसमें से घटा लेते हैं सिंपली। 10 में 4 गए 6, 9 में 4 गए 5, 11 में से 4 गए 7, है ना। देखिए हमारे पास इतनी छूट देने के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज हमारा हो जाएगा 72,000 बटे में, और परसेंटेज निकाल रहे तो हम कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ 720 को देखूँ तो यह 720 से 720 प्लस कुछ ज़्यादा है ना, ठीक है। तो 720 तो हमारा सिंपली 10% हो जाएगा, और अगर मैं 1% निकालूँ इसका तो 72 आएगा, 72 का आधा, ये मतलब 0.5% है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 10 और अगर इतना जोड़ दूँ मैं तो 10.5%, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करना है जिससे कि आपका सवाल जल्दी लग सके। देखिए दोस्तों ये चौथा सवाल हमारे पास मेंसुरेशन से है। देखिए इसमें हमें दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। देखिए और हमें एक इंडिकेशन भी दिया है कि पाई को लेना है 22/7। तो देखिए अगर हमें व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या का क्या हो जाएगी, व्यास की आधी मतलब 7, और हाइट दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है 2πRh, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है 2πRh प्लस 2πr², है ना। देखिए मैं थोड़ा सा फार्मूला अगर आपको याद करने में कठिनाई होती है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसे। ये इस तरह का हमारे पास बेलन होता है ना। तो वक्र पृष्ठ ऊपर और नीचे का ये जो वृत्ताकार भाग है इसे हम छोड़ देते हैं, और ये जो इस तरह से जो काउंट होगा वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये होता है हमेशा 2πRh, है ना। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात कर दे तो वक्र पृष्ठ तो रहेगा, साथ में ऊपर का ये गोलाकार भाग का क्षेत्रफल और नीचे का गोलाकार भाग का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाते हैं। तो एक भाग का क्षेत्रफल πr² होता है, तो दोनों को हो जाएगा 2πr²। तो इतना हमें अब सॉल्व करना है ना। तो देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2πr सभी में, तो 2πr मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h, यहाँ भी h बचेगा, है ना, और यहाँ 2πr, तो यहाँ r बच गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, r का मान हमारे पास 7 है, h हमारे पास 2 + 2 + 7, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 ये बैलेंस हो जाएगा, 44 × 4 ये इतना। तो हम इसका सिंपली गुना कर लेंगे, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए दोस्तों ये हमारे पास 5वें नंबर का सवाल है जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित है। तो देखते हैं सवाल। देखिए एक व्यक्ति द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले तो व्यक्ति है वो एक स्थान से, मान लो ए स्थान है, बी यहाँ से यहाँ तक के जा रहा है।
तो यहाँ उसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वापस आते वक्त वो साइकिल चलाकर आ रहा है, तो यहाँ उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों ही कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस तो सेम है या कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इस स्थिति में एक फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड का, जो कि होता है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक से यहाँ पर जाते वक्त की स्पीड, वाई वापस आने के वक्त की स्पीड यहाँ पे है। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे, 64 इंटू 16 अपॉन में हो जाएगा 64 प्लस 16, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो 40 टाइम जाएगा, अगर मैं 4 से इसे इंटू कर दूँ 10 और ये 4, तो इसमें इसका गुना हो जाएगा 256 अपॉन 10 है, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल परसेंटेज से संबंधित है। तो देखते हैं सवाल को। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर व्यय करता है तथा 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। वह वेतन और वृद्धाश्रम वह वेतन जो भोजन पे खर्च कर रहा है और वृद्धाश्रम पर जो खर्च कर रहा है वो कुल मिलाकर 28,500 है। तब उसकी आय हमें बताना है। तो देखिए अगर परसेंटेज में देखूँ मैं, तो यहाँ पे 45% और ये 5%, मतलब टोटल परसेंटेज यहाँ पर 50% उसने खर्च कर दिया, जो कि इसके बराबर है 28,500 रुपये के बराबर, है ना। तो उसकी आय बताना है। तो देखिए आय हमेशा अपने आप में 100% होगी, तो अगर मैं इसमें 2 का गुना कर दूँ तो 100% आ जाएगा। तो इसमें भी अगर 2 का गुना करूँ, 28 दूनी 56,000, 500 500 हज़ार, तो ये 57,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए दोस्तों अगला सवाल। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी तथा 4,35,000 में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए इस तरह के सवाल में आप 0 से 0 को बैलेंस कर सकते हैं हमें, चूंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होता है, तो यहाँ पे हम इमेजिनरी डेटा से भी उसे हम निकाल सकते हैं। देखिए उसी तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं मानूँ कि सीपी हमारा 350 है और एसपी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य 435, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम घटा लेंगे यहाँ पे, है ना। 85 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 85 का प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा। 5 से अगर मैं काटूँ तो 7 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर उसको आगे हल करेंगे। 7 का अगर भाग दूँ मैं, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 आठी 56, है ना। तो यहाँ पे देखिए 24.28, मतलब अगर ये थोड़ा सा हम इस अप्रॉक्स लेंगे तो ये 3 बनने की ओर है, मतलब 28 है, अगर 2 होता 30 बन जाता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अगला सवाल है हमारे पास, जो कि सीआई से आया है। तो देखते हैं सवाल। देखिए 80,000 की एक राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएंगे। देखिए इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या है, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है, और ब्याज से ही हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से घटा दूँ 80,000 में से, तो 8,2,1,7 और ये इतना, ठीक है। तो ये ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा, तो मूलधन चूंकि हमारे पास कितना है, इतना। अगर मैं परसेंटेज निकाल लूँ इसका, तो 100 का गुना कर दूंगा यहाँ पे। तो देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो बैलेंस हो जाएंगे, और 8 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये 100 बनाएगा। देखिए 8 चौके 32 और 5 51 बन जाएगा ये,
8 छंग 48, 3 8 चौके 32, 8 एकम 1। तो ये देखिए 46.41 की हमारे पास आ जाएगा 46.41%। देखिए ये तो सभी को याद है कि अगर 10 का अगर हम 4 साल के लिए अगर हम साइकिल चलाएं इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में तो वो 46.41% बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारे पास अगला सवाल है जो सिंपल सा ही है, देखते हैं। देखिए 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए आप इसे सिंपली काउंट कर सकते हैं। देखिए 41, क्योंकि यहाँ पे 40 और 50 को छोड़ना होगा हमें, उसके बाद में ही काउंट होंगी चीज़ें। तो 40 के बाद सबसे पहले जो संख्या आती है 41 है। उसके बाद देखिए 42 तो भाज्य हो जाएंगी, 43 आएगा एक, 44 में फिर से डिवाइड हो जाएंगी, 45 में 3 का भाग जा रहा, 5 का जा रहा, 46 47 आ जाएंगी यहाँ पे। और जैसे और अगर हम देखें तो 49 हमें ख्याल आता है, बट ये देखिए 7 का मल्टीपल है ना, तो ये नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याएं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।